नमस्कार, मैं रणविजय सिंह पटेल, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण यूनिट मानव शरीर विज्ञान के अंतर्गत एक चैप्टर शरीर द्रव तथा परिसंचरण के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के बारे में अभी तक हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिया है, जिसमें शरीर द्रव और मानव परिसंचरण में मानव हृदय और उसकी संरचना और उसके क्रियाविधि के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट और परिसंचरण से संबंधित कुछ विकृतियां हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी इसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ईसीजी टर्म जो है ये 2 मीनिंग देता है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और एक को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जब उपयोग करेंगे तब वो मशीन को सूचित करेगा, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहेंगे जब हम, तो उससे जो रिकॉर्ड प्राप्त होगा हार्ट की इवेंट्स का, वो आरेखीय निरूपण जो रहेगा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाएगा। ये भी ईसीजी कहा जाता है और ये भी ईसीजी कहा जाता है। इस ईसीजी में होता क्या है? ईसीजी हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय निरूपण होता है। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम लोग देखेंगे इस प्रकार का डायग्राम। आप लोग हॉस्पिटल्स में गए होंगे, जो हार्ट के मरीज़ होंगे वहाँ पर जाके देखा होगा, तो कुछ इस प्रकार से मशीन लगी होती है, इस प्रकार के। उसमें मॉनिटर लगा होता है और उसमें कुछ आवाज़ करती हुई तरंगें चलती रहती हैं, जैसे पी 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 करके दिखती है। और उसके बाद यहाँ पर कई इलेक्ट्रोड के तहत सीने में, बाजू में और पैरों में लगे रहते हैं तार। ये कुछ नोड हैं, जो मशीन से कनेक्ट रहते हैं, इसके माध्यम से ईसीजी तैयार करते हैं। अब इसमें होता क्या है देखें तो, ईसीजी में 3 प्रकार पी क्यू आर एस और टी, ये 5 प्रकार की वेव्स होती हैं। और ये 5 प्रकार की वेव्स का कोई स्पेशल नाम नहीं है, यहाँ पर केवल डिनोट किया जा रहा है प्रतीक के लिए, समझने के लिए। पी वेव्स, क्यू, आर, एस और टी वेव्स। यहाँ पर पी वेव्स क्या इंडिकेट करता है ये देखते हैं, और क्यू आर एस क्या दिखाता है ये देखते हैं, और टी क्या दिखाता है ये देखते हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम दिख रहा है ये एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का है, ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी है। और इसमें अगर कोई विकृतियाँ होंगी तो इससे तुलना करके हम देखेंगे कि उसमें हार्ट से संबंधी कौन सी बीमारी हुई है। तो जो पहला वाला पीक है वो पी वेव को इंडिकेट करता है, और पी वेव क्या बताती है कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। जो हम लोग हार्ट की संरचना पढ़े थे तो यहाँ पर ये देखे थे कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट एट्रिया है, यानी आलिंद है, नीचे वाला पार्ट निलय है। तो यहाँ पर एक नोड था जिसे कहते हैं एशे नोड, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो रहे थे, और
ये सिग्नल जब जनरेट हो रहे थे तभी जो है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता था, यानी ये एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। और QRS कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंगित करता है, यानी निलय के संकुचन को बताता है। निलय यानी वेंट्रिकल्स सिस्टोलिक अवस्था में है तो ये QRS कॉम्प्लेक्स दर्शाता है। उसके बाद देखें तो यहाँ पर एक और पीक उठा हुआ पार्ट है, इसको टी वेव बोलते हैं। टी वेव में जो वेंट्रिकल हैं यानी निलय हैं वो अपने सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, यानी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो जाता है। ECG के बारे में सबसे पहले एक डच फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इसीलिए इनको जो है फाउंडर एंड फादर ऑफ ECG कहा जाता है। इनका नाम है विलियम इंथोवेन। आगे अगर ये जो डायग्राम अभी हम दिखाए हैं इसमें कोई एबनॉर्मलिटी दिखती है तो उससे रोग होता है। अब वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी दिखती है, उससे कौन से रोग होते हैं वो। और उससे पहले ये देख लें कि जो अभी देखा गया था कि इस प्रकार से PQRST वेव्स, अब ये इसमें QRS ये कॉम्प्लेक्स अगर हम काउंट कर लें तो ये जान लेंगे कि हार्ट बीट की रेट क्या है। इसको इस कॉम्प्लेक्स को QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हार्ट बीट जानते हैं। अब अगर इसमें कोई परिवर्तन आता है तो परिवर्तन में क्या क्या हो सकता है, जैसे इनलार्जमेंट ऑफ P वेव, यानी P वेव जो है सामान्य से ऊपर उठ जाए, बड़ी हो जाए तो क्या बताएगी, ये दर्शाएगी कि जो एट्रिया हैं वो बढ़ गए हैं, इनलार्ज हो गए हैं, उनके साइज इनलार्ज हो गए हैं। उसके बाद अगर इनलार्जमेंट ऑफ QRS वेव है, यानी ये वाला पोर्शन और उठा हुआ है, सामान्य से हटकर है, तो ये बताएगा हार्ट अटैक की कंडीशन को। अगर एलिवेटेड ST वेव है, यानी S और T के बीच ऐसे और उठा हुआ पोर्शन दिख जाए तो ये बताएगा मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, माने ये भी हार्ट अटैक के अंतर्गत आता है। और इधर जो P वेव है वो फ्लैट दिखे, फ्लैट, तो ये बताएगा कि हार्ट मसल्स जो हैं पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। अब चूंकि ये सब डिजीज के बारे में ECG बता रहा है, इसलिए ECG का चिकित्सीय महत्व बहुत ज़्यादा है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, डबल सर्कुलेशन या द्विसंचरण या दोहरा परिसंचरण। इसमें क्या होता है कि हार्ट में ब्लड जो आता है वो एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एक बार हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना पड़ता है, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना पड़ता है। इस प्रकार देखें तो 2 बार हार्ट में पंपिंग होती है। तो यह जो है प्रोसेस कहलाता है डबल सर्कुलेशन, माने यहाँ पर ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन में स्पष्ट क्लियरिटी रहती है, स्पष्टता रहती है, मिक्सिंग नहीं होती है एम्फीबियंस की तरह। अब इस प्रकार देखें तो ये डबल सर्कुलेशन 2 प्रकार का हो जाता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये बड़ा पाथ होता है, ग्रेटर सर्कुलेशन या ग्रेटर सर्किट कहलाता है, और इसके अंतर्गत एट्रियल सिस्टम और वेनस सिस्टम आते हैं। और देखा जाए इसका फिगर तो इस प्रकार से है। यहाँ पर देखें ये हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर है मनुष्य के केस में, स्तनधारी के केस में और बर्ड्स के केस में। तो इस साइड वाला जो पोर्शन है
दाहिने साइड वाला, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। देखें ये बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स से विभिन्न प्रकार की यहाँ पर ऊतक और सेल्स हैं, यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको ब्लड लेकर के आ रहा है, यहाँ से फिर ब्लड में आएगा, हार्ट में आएगा, ब्लड लेकर के हार्ट में आया तो हार्ट से फिर इस ब्लड का, ये ब्लड जो है प्यूरिफाइड नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड है, तो यहाँ से पंप करता है थोड़ी दूरी के लिए लंग्स में, ये लंग्स हैं, लंग्स में जा कर के ब्लड शुद्ध होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन और पर्याप्त मात्रा में मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़ दी जाती है, तो ये ब्लड जो अब लंग से बन करके आएगा इसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के बाएं पार्ट में आएगा, बाएं पार्ट में पहले बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से एंट्री करेगा बाएं निलय में, बाएं निलय से पंप होगा तो ये पूरे शरीर में फिर पंप कर दिया जाएगा एओर्टा के माध्यम से। एओर्टा ये धमनी है, महाधमनी, धमनी से आ गया और फिर धमनी से शरीर के विभिन्न भागों में गया, ऊतक में गया, सेल्स में गया, वहाँ से फिर सिराओं द्वारा ब्लड फिर हार्ट में गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एक पाथ दाहिना साइड बनता है, एक पाथ बायां साइड बनता है। तो जो दाहिना साइड वाला पाथ है इधर सब के सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाएं साइड पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो हृदय से ये रक्त निकल रहा है, शरीर को जा रहा है, शरीर से फिर हृदय में आ रहा है, इस प्रकार का एक लंबा पाथ जो बन रहा है, लंबी सर्किट बन रही है, इसी को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और हृदय से लंग्स को जो जा रहा है एक छोटा पाथ बन रहा है, लंग्स से फिर हृदय में आ रहा है, इस प्रकार का जो सर्किट बन रहा है या जो पाथ बन रहा है, पाथवे सर्कुलेशन, उसको पल्मोनरी पाथवे या पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे या पल्मोनरी सर्किट कहेंगे। यहाँ पर दो मेन नलिकाएं हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। एक तो जो ब्लड हार्ट से ले आ रही हैं उन्हें धमनी बोलते हैं, और जो अंगों और ऊतकों से रक्त को हृदय में ले जाती हैं उनको शिरा बोलते हैं। अब धमनी और शिरा में अंतर देखें तो जो शिराएं होती हैं उनकी ल्यूमेन गुहा चौड़ी होती है, इस फिगर से देख सकते हैं, और इनमें जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, इंटरना के बाद मीडिया वाला पोर्शन, ट्यूनिका मीडिया, ये थिन होता है। और यहाँ पर देखें धमनी में ये मिडिल वाला पोर्शन काफ़ी थिक होता है, यानी ट्यूनिका मीडिया वाला पोर्शन। और यहाँ पर ल्यूमेन नैरो है और यहाँ ल्यूमेन ब्रॉड है। और ख़ास बात है कि शिरा में जो है जगह जगह पर वाल्व बने होते हैं जिससे ब्लड हार्ट की ओर जाए तो पुनः वापस न आए, बैकवर्ड फ्लो न हो। और शिराओं में जो है वाल्व नहीं होते हैं, ये सक्रिय होती है, हृदय से पंप द्वारा रक्त इसमें आता है तो इसमें प्रेशर के साथ रक्त बहता है। और ख़ास बात है कि जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों में हृदय से ये रक्त अंगों की ओर जा रहा है तो ये रक्त शुद्ध होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन एक ही धमनी ऐसी है जो पल्मोनरी धमनी, उसमें शुद्ध नहीं होता है बल्कि अशुद्ध रक्त होता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध होता है। इसी प्रकार से शिराओं में सभी शिराएँ जो है अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन एक शिरा पल्मोनरी शिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। इस प्रकार का एक सर्कुलेशन जो हमें देखने को मिल रहा है, ये डबल सर्कुलेशन है, दोहरा संचरण या दोहरा परिसंचरण। और हम लोग इसके पहले फिश में पढ़े थे कि वहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होता रहा, यानी वहाँ पर देखा जाए तो हार्ट के दो ही चैम्बर थे, एक चैम्बर एक आलिंद था और एक निलय था। यहाँ से रक्त जो है निलय से हार्ट को, गिल्स को पंप किया जाता है। गिल्स में क्या होगा, गिल्स मछलियाँ के गिल्स हमारे फेफड़े की तरह हैं, वहाँ पे शोधित होकर के ब्लड फिर बॉडी पार्ट्स को जाएगा, अब बॉडी पार्ट्स से फिर ब्लड
हार्ट को आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ एक ही प्रकार का परिसंचरण है, हार्ट में जो है एक ही बार ब्लड आया। इस प्रकार का परिसंचरण सिस्टेमिक परिसंचरण है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, और ये परिसंचरण फिश में पाया जाता है। इसे इकहरा परिसंचरण या सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, मतलब जो दिल की धड़कन है उसका नियमन कैसे होता है, हृदय क्रिया का नियमन माने कार्डियक साइकिल का नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। अब इसका कंट्रोल देखा जाए तो दो ढंग से हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है, तब कैसे कंट्रोल होगा, और एक स्पेसिफिक कंडीशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, एक्सरसाइज जब करते हैं, दौड़ते हैं तो उस समय ये कैसे कंट्रोल होता है, हृदय की धड़कन कम है या ज़्यादा है, इसको कैसे देखेंगे, कैसे नियंत्रित होगा। तो जो सामान्य सिचुएशन में देखा जाए हार्ट का नियमन होता है, वो ऑटो एक्साइटेबल नोडल टिश्यू जो होते हैं या ऐसे नोड, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि राइट एट्रियम में यहाँ पर ऐसे नोड पाया जाता है, यहाँ से इम्पल्स निकलती हैं, इम्पल्स जनरेट होती हैं और ये पूरे हार्ट को जाती हैं। तो यहाँ से संकुचन प्रारंभ होता है। तो ये जो ऑटो एक्साइटेबल है ये नोडल टिश्यू ऐसे नोड के कारण है, और ये हृदय को लयबद्ध रूप में धड़कने के लिए जिम्मेदार कराता है। यानी इसकी जिम्मेदारी है कि हृदय अपने लयबद्ध रूप में रिदमिक फॉर्म में धड़कता रहे, बीट करता रहे। ये जो है सामान्य सिचुएशन में ऐसा होता रहता है। अगर विशेष कंडीशन हो गई, जैसे स्ट्रेस की कंडीशन आ जाए, एक्सरसाइज है, ज़्यादा दौड़ रहे हैं, तो उस समय जो है हार्ट बीट कम या ज़्यादा होगी तो कैसे होगी, उसके लिए दो कंट्रोल मैकेनिज्म हैं, एक नर्वस कंट्रोल है और एक एंडोक्राइन कंट्रोल या इसी को कह दें हार्मोनल कंट्रोल। तो हम लोग पहले देखते हैं नर्वस कंट्रोल क्या है। नर्वस कंट्रोल में ब्रेन में यहाँ पर एक पार्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा जो हाइंड ब्रेन का भाग होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा में दो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होते हैं, वे सेंटर हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर और कार्डियो एक्सीलरेटरी सिस्टम सेंटर। कार्डियो एक्सीलरेटरी सिस्टम या कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर एक्सीलरेट करता है, ये मतलब कि दिल की धड़कन को बढ़ाने में मदद करता है, और जो ये इनहिबिटरी है निरोधित करता है, रोकता है, दिल की धड़कन को कम करने में ये मदद करता है। अब देखें जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, जो कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ये दोनों नर्वस सिस्टम एएनएस माने ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं। अब देखें जो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है, यहाँ से एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं। ये वेगस नर्व के द्वारा यहाँ जो ऐसे नोड है वहाँ आता है, और ऐसे नोड को जो है डिपोलराइज जो क्रिया है ऐसे नोड के डिपोलराइजेशन की उसको कम करता है, डिक्रीज कर देता है। तो जब इसकी डिपोलराइजेशन कम हो जाएगा यानी इसका संकुचन कम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। जब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो जो कार्डियक आउटपुट है, जो पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे हृदय निकास वो भी कम हो जाएगी। हृदय निकास क्या था, इसको बताया था कि हृदय निकास जो है वो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बताए थे कि 70 ml है, और उससे जो है हृदय धड़कन जितनी है, एक सामान्य हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 है, तो हृदय धड़कन से गुणा कर दें पर मिनट वाली, तो जो आता है उसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ये कार्डियक आउटपुट घट जाता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जिधर कार्डियो एक्सीलरेटरी सिस्टम है वहाँ से रिलीज होता है सिंपैथेटिक कार्डियक नर्व लगी होती है। अब ये नर्व के माध्यम से एक न्यूरोट्रांसमीटर आता है जिसका नाम है एड्रेनालिन।
ये एड्रेनालिन क्या करेगा, ये यहाँ पर SA नोड की जो डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया है उसको बढ़ा देता है। जब बढ़ा देगा तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट जब बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये फार्मूला था स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट वो बढ़ जाएगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। अब दूसरा हम लोग कंट्रोल देखते हैं, ये तरह नर्वस कंट्रोल। आगे वाला जो कंट्रोल है वो हार्मोनल कंट्रोल है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन भूमिका निभाता है जिसका नाम है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। आप लोग जानते होंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। देखा जाए तो ये ब्रिक है या किडनी, इस किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर फॉर्म में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं, बाहर वाला कार्टेक्स रीजन, अंदर वाला मेडुला रीजन। तो इसी मेडुला वाले रीजन से जो हार्मोन स्रावित होता है उसी को मेडुलरी हार्मोन कहते हैं। ये दो हार्मोन हैं, एक एड्रेनालिन हार्मोन है और एक नार एड्रेनालिन हार्मोन। एड्रेनालिन को ही इपिनेफ्रिन हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन उड़ो या लड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। संकट के समय स्रावित होता है और शरीर को सामान्य अवस्था में लाता है। नार एड्रेनालिन और नार इपिनेफ्रिन दूसरा वाला जो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन केमिकली देखा जाए तो कैटेकोलैमिन कैटेगरी में आते हैं। और जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये करता क्या है, ये जो है हार्ट रेट को एक्सरसाइज या स्ट्रेस की कंडीशन में बढ़ा देता है। तो बढ़ा देता है तो क्या होगा फिर, तो हार्ट आउटपुट जो है बढ़ जाएगा। अब जो नार एड्रेनालिन है वो क्या करेगा, वो जो है रेगुलेट करेगा हार्ट बीट को नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रेट को मेंटेन करेगा। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं एक और टॉपिक जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो अभी तक पढ़े हैं उसमें कहीं कोई डिस्टरबेंस आता है तो उसके बारे में देखेंगे। ये है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र की विकृतियाँ। यानी परिसंचरण तंत्र जो अभी तक हम पढ़े हैं इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उससे मनुष्य में कौन कौन सा रोग हो जाता है, उन रोग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसमें जो पहला रोग है वो है उच्च रक्तदाब या अति तनाव या हाइपरटेंशन, हाई बीपी। हाई बीपी से पहले हम लोग जानेंगे कि ये बीपी क्या होता है, यानी रक्तदाब। रक्तदाब जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे बीपी या ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल दैट इज आर्टरी, इसी को आर्टीरियल प्रेशर भी कहते हैं। ये आर्टीरियल प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरे को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर या प्रकुंचन दाब क्या होता है, प्रकुंचन दाब वेंट्रिकुलर सिस्टोल के कारण जिस दाब से रुधिर धमनियों में बहता है और ये दाब होता है सामान्य मनुष्य में 120 mmHg के बराबर। और दूसरी तरफ देखें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो क्या है, तो ये वेंट्रिकल्स के पूरी तरह डायस्टोलिक अवस्था में रहने पर रक्त जिस दाब से धमनियों में बहता है वो दाब अनुशीतलन दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और ये नॉर्मल कंडीशन में होता है 80 mmHg। इन दोनों दाब को एक मशीन द्वारा मापा जाता है जिसको कहते हैं स्फग्मोमैनोमीटर। ये यहाँ पर दिख रहा है स्फग्मोमैनोमीटर। डॉक्टर लोग पास जाते होंगे आप लोग तो देखते होंगे ब्लड प्रेशर मापते हुए, तो वही मशीन इसी को कहते हैं स्फग्मोमैनोमीटर। और एक मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 180 mmHg टू 80 mmHg होता है। यानी जो अभी पढ़े सिस्टोलिक प्रेशर है वो 180 mmHg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mmHg होता है, 120 mmHg। एक मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। अब
दो घटनाएं हो सकती हैं यहाँ पर, या तो बीपी इस सामान्य अवस्था से हाई हो जाएगा या सामान्य अवस्था से लो हो जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर, तो इस डिसऑर्डर में देखेंगे कि अगर इस अवस्था से अधिक बीपी आता है तो उसको हाई बीपी कहेंगे, और इस अवस्था से कम होता है तो लो बीपी। लेकिन कब? देखेंगे जब किसी व्यक्ति का रक्तदाब बार बार मापने पर भी 140 से 90 mmHg या इससे अधिक हो, यानी 120 और 80 के बीच से बढ़ सकता है, जैसे एक्सरसाइज की कंडीशन में है या दौड़ते हुए आ रहे हैं, तब यहाँ पर इतने तक का रेंज हो सकती है इसकी। और अगर इससे अधिक होता है तब वह उच्च रक्तदाब को प्रदर्शित करता है और ये बीमारी की अवस्था है। और ये उच्च रक्तदाब होता कैसे है, किस कारण से बनता है? तो ये मानसिक और भावनात्मक तनाव के कारण होता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल, वसा, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाने पे होता है। रुधिर वाहिनियों में ब्लॉकेज के कारण होता है। और वृद्धावस्था में धमनियों की दीवार सख्त होने से होता है। धमनियों की दीवार को सख्त होने को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और हाई वेट या ओवर वेट के कारण भी हाइपरटेंशन होता है। एक और है लो बीपी। लो बीपी जब सिस्टोलिक प्रेशर 100 या उससे नीचे हो और डायस्टोलिक प्रेशर 50 या उससे नीचे हो तो लो बीपी की कंडीशन होती है। लो बीपी और हाई बीपी दोनों बीमारी की कंडीशन है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या CAD। इसी को हृदय धमनी रोग कहते हैं। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, हृदय को जो रक्त पहुंचाती है, वो सकरी हो जाती है। सकरी कैसे होगी? उसमें कैल्शियम का जमाव हो जाए, फैटी एसिड, वसा वाले पदार्थ जम जाए, फाइब्रस टिश्यू जम जाए, तब क्या होगा? वो सकरी हो जाएगी। सकरी होने से क्या होगा? ब्लड का प्रवाह कम हो जाएगा। ब्लड का प्रवाह कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। और ये जो है जनरली हाई एज में होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब अगली बीमारी जो है वो है हृदयशूल या एंजाइना पेक्टोरिस। ये जनरली एसोसिएटेड होती है कोरोनरी आर्टरी से ही। इसमें क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई मायोकार्डियल मसल को नहीं होती है, तब होती है। इसमें जो है ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन का बैलेंस ठीक नहीं रहता है, तब होती है। इसके कारण होता क्या है? चेस्ट में तेज पेन होता है और डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। यह जो रोग है वो स्त्री पुरुष किसी में भी हो सकता है और मध्यावस्था और वृद्धावस्था में कॉमन होता है। नेक्स्ट हार्ट फेल्योर या इसी को कहें हृदयपात। हृदयपात वह अवस्था होती है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार हृदय शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त नहीं पंप कर पाता है। और कभी कभी इसे जो है संकुलित हृदयपात या कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं, क्योंकि फेफड़े का कंजेशन हो जाना भी इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। अब यहाँ पर दो टर्म और आते हैं। एक तो पहले से ही था कि हार्ट फेल्योर, उसके बाद एक टर्म आता है कार्डियक अरेस्ट और एक टर्म आता है हृदयघात या हार्ट अटैक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, देखेंगे। तो ये जो कार्डियक फेल्योर है ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से थोड़ा अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट की बीटिंग स्टॉप हो जाती है, और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इसमें जब मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता है, मसल डैमेज हो गई हैं, तो उस कंडीशन को हृदयघात कहते हैं। बच्चों, हम लोग अभी रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे और इस चैप्टर की जो खास बातें थी वो सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास यानी आपके गृह कार्य के लिए कुछ
कार्य रहेगा, अभ्यास के लिए प्रश्न रहेगा। आपकी परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बहुविकल्पी टाइप का जो 1 अंक का होता है, दूसरा अति लघुत्तरी टाइप का जो लिखने को होता है 1 अंक का होता है, और तीसरा जो है लघुत्तरी टाइप का जो 2 अंक का होता है, और एक और होता है जो दीर्घ उत्तरी होता है, वो 5 अंक का होता है। कभी कभी 3 अंक का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लघुत्तरी के अंतर्गत ही। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है मिट्रल वाल्व किसके मध्य पाया जाता है। इसको हार्ट की संरचना में हम पढ़ाए हैं, उस संरचना को ध्यान से देखेंगे तो इस विकल्प में आप उत्तर कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है लसिका में निम्नलिखित में से कौन संगठित पदार्थ पाया जाता है। तो मेनली हम वहाँ पर चर्चा किए थे, जब ब्लड छनता है तो कौन कौन सा पार्ट लसिका के साथ जाता है, उसमें से आप ध्यान देंगे तो ये उत्तर कर पाएंगे। नोडल टिश्यू किसे कहते हैं, इस पर ज़्यादा जोर दिए थे हार्ट की संरचना में, इसको भी आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। लाल रुधिर कणिकाओं का विनाश कहाँ होता है, इस पर हम चर्चा किए थे कि एक अंग ऐसा है जिसे जो है आरबीसी का ग्रेयार्ड कहा जाता है, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस क्या होता है, इसको हम लोग आरएच फैक्टर के संबंध में देखे थे। आरएच फैक्टर में उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे कि आरएच निगेटिव मदर हो और उसके भ्रूण में पल रहा बच्चा जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो ऐसी केस में क्या होगा, दूसरी प्रेगनेंसी में जो घटना घटती है वो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के कारण है, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो इस चैप्टर में पढ़े हैं, उसमें कुछ अंतर हैं। जैसे निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। ऐसे नोड ए बी नोड में पी तरंग टी तरंग में, अभी हम लोग ईसीजी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे पी तरंग और टी तरंग पढ़े थे। धमनी और शिरा में हृदपात और हृदघात में लास्ट टॉपिक पढ़े थे हम लोग, हृदपात और हृदघात वहाँ पर। अब जो 5 अंक का क्वेश्चन है दीर्घ वाला, उसको देखेंगे कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, उसके अवयव की संरचना बताइए और उसके कार्य बताइए, और मानव हृदय की संरचना और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। रक्त का थक्का बनाने की क्रिया को संक्षेप में समझाइए। इस प्रकार से ये आपके लिए होमवर्क रहा। आप लोग इसको जो है ध्यान से देखिए वीडियो को, और इन क्वेश्चन का आंसर अपने आप हल कीजिए। धन्यवाद बच्चों।